गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको पिछले टॉपिक में प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा के संदर्भ में कुछ एक्सप्लेनेशन हमने किया था, उसी का कुछ भाग हो रहा था। आज फिर से प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं। प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग समझ रहे हैं? स्वतंत्र जीवी होते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से ये अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसके अलावा कुछ सैप्रोफाइट होते हैं। सैप्रोफाइट मतलब मृतोपजीवी होते हैं। सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, इसलिए उनको सैप्रोफाइट कहते हैं। और उन्हीं में से कुछ पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक मतलब परजीवी होते हैं। तो प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा स्वतंत्र लिविंग भी होते हैं, स्वतंत्र जीवित होते हैं, उसको सैप्रोफाइट मृतोपजीवी भी होते हैं और पैरासाइटिक परजीवी भी होते हैं। तो बता दें, वैसे प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है और उनमें से पहला वर्ग मैं आपको बता रहा हूं, जूफ्लाजिलेटा। जूफ्लाजिलेटा, जू माने जंतु, फ्लाजिलेटा मतलब जिसमें फ्लाजिला पाए जाते हैं, जिसमें पसाब पाए जाते हैं, जूफ्लाजिलेटा। और जूफ्लाजिलेटा में उदाहरण है लीशमानिया डोरोमानी, लीशमानिया डोरोमानी। एक्चुअली इंग्लैंड के वैज्ञानिक लीशमान और मद्रास के वैज्ञानिक डोनोवान, इन दोनों वैज्ञानिकों ने लीशमानिया की खोज किया था। तो लीशमानिया डोनोवानी इसका नाम है। बता दें कि लीशमानिया डोनोवानी ये परजीवी प्रोटोजोआ है। इससे काला अजार रोग होता है। काला अजार रोग में सिर दर्द, बुखार, पेशी दर्द, कमजोरी, ऐसे लक्षण आते हैं काला अजार। और फीवर के बाद शरीर की स्किन ब्लैक होने लगती है, इसलिए इसका नाम है काला अजार। तो ये परजीवी प्रोटोजोआ है जूफ्लाजिलेटा और उसका नाम है लीशमानिया डोनोवानी। इससे उत्पन्न होता है रोग काला अजार। काला अजार रोग उत्पन्न होता है और उसके लक्षण मैंने आपको बताया। दूसरा उदाहरण जूफ्लाजिलेटा का है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस ये इसका साइंटिफिक नेम है, जंतु वैज्ञानिक नाम है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस ये सीसी फ्लाई द्वारा फैलता है, सीसी फ्लाई के द्वारा फैलता है और जिसके प्रभाव से अफ्रीकी निद्रा रोग हो जाता है। अफ्रीकी निद्रा रोग हो जाता है, जिसमें व्यक्ति बहुत सोता है, इतना सोता है उसे जगा दीजिए फिर सो जाएगा, जगा दीजिए फिर सो जाएगा, जगा दीजिए फिर सो जाएगा, यानी वो व्यक्ति सोता ही रहता है, वो उठता ही नहीं है। इसको कहते हैं अफ्रीकी निद्रा रोग। अफ्रीकी निद्रा रोग का कारक ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है, जो परजीवी प्रोटोजोआ है और ये इसका जो वाहक है वो सीसी फ्लाई के द्वारा ये प्रोटोजोआ फैलता है और अफ्रीकी निद्रा रोग को उत्पन्न करता है। अब मैं आपको बताता हूं जूफ्लाजिलेटा के बाद दूसरा वर्ग इसमें प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा का जो अगला वर्ग है उसका नाम है सिलिएटा। इसका नाम है सिलिएटा, अर्थात इसमें सीलिया पाया जाता है और इसका जो प्रजनन है, इसका जो गमन है वो होता है सीलिया के द्वारा। सीलिया रोम जैसी रचनाएं होती हैं, उसी से इसमें
प्रचलन होता है, इसलिए इसको सिलेटा में रखते हैं। जैसे पैरामीशियम, इसी को स्लीपर एनिमल क्यूल कहते हैं, चप्पल जंतुक कहते हैं। क्या कहते हैं? चप्पल जंतुक इसको कहते हैं, पैरामीशियम। इसका आता है सिलेटा के अंतर्गत। तीसरा वर्ग इसमें आता है सार्कोडाइना। ये सार्कोडाइना ये तीसरा वर्ग है प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा का। इसमें आता है, इसका जो उदाहरण बनता है अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस ये स्वतंत्र जीवी प्रोटोजोआ है जो जल और नम गीली मिट्टी में पाया जाता है। और परजीवी प्रोटोजोआ में जैसे अंड अमीबा, अंड अमीबा ये परजीवी प्रोटोजोआ है जो मानव की आंख में, मानव के मुख में, बंदर के मुख में, कैट के मुख में, डॉग के मुख में पाया जाता है। अंड अमीबा, अमीबा स्वतंत्र जीवी है और यहाँ सिलेटा भी स्वतंत्र जीवी था, यानी पैरामीश है। अमीबा प्रोटियस भी स्वतंत्र जीवी है, लेकिन अंड अमीबा परजीवी प्रोटोजोआ होते हैं जो तीसरे वर्ग सार्कोडाइना में आते हैं। ठीक है। चौथा वर्ग है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ चौथा वर्ग है प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा का। इसमें उदाहरण आते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या? प्रोटोजोआ। मलेरिया के विभिन्न प्रकार के रोग, मलेरिया रोग जिसे बुखारों का राजा कहते हैं, किंग ऑफ फीवर कहते हैं, मलेरिया रोग का कारण प्लाज्मोडियम होता है। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, प्लाज्मोडियम ओवैल्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, ये सब प्लाज्मोडियम की विविध प्रजातियां हैं जो मलेरिया रोग का कारण बनती है। ये हमने पढ़ा प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रोटोजोआ के लक्षण क्या है, इसको जानना जरूरी है। देखो प्रोटोजोआ का पहला लक्षण है कि प्रोटोजोआ स्वतंत्र जीवी होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं और कुछ मृतोपजीवी होते हैं। ये पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, प्रोटोजोआ माइक्रोस्कोपिक होते हैं। नंबर 2, माइक्रोस्कोपिक मतलब इनको बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते, तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, बिना सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखे जाते। नंबर 3, इनमें उत्तेजनशीलता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उत्तेजनशीलता पाई जाती है। नंबर 4, इनमें एक या एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। एक या अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। अगला नंबर, इनमें परिवर्तनशील शरीर होता है। इनका शरीर चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। इनका शरीर परिवर्तनशील होता है। अगला नंबर, इनमें असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, यानी लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन होता है। लैंगिक जनन दो केंद्रकों के मिलने से होता है, जिसको सिनगेमी कहते हैं। सिनगेमी, दो केंद्रकों के मिलने से इनमें लैंगिक जनन होता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है, बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, द्विखंडन द्वारा, बहुखंडन द्वारा, ऐसे इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनमें जो
प्रचलन होता है, अगला नंबर है जो इसका, इसमें जो प्रचलन होता है, प्रचलन सीलिया के द्वारा होता है, पश्चिमाभ के द्वारा जिसको कहते हैं, फ्लैजिला के द्वारा होता है जिसे कसाव कहते हैं, या फिर स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है जिसे कूटपाद कहते हैं। तो कूटपाद के द्वारा, फ्लैजिला के द्वारा, सीलिया के द्वारा इनमें प्रचलन क्रिया होती है। ठीक है, ये हो गए प्रोटोजोआ के लक्षण। अब मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोटोजोआ का हिस्ट्री क्या है, उसका इतिहास क्या है, ये जानना जरूरी है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का संक्षिप्त इतिहास। प्रोटोजोआ का संक्षिप्त इतिहास, ब्रीफ हिस्ट्री। आपको बता दें कि प्रोटोजोआ की खोज वैज्ञानिक एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की। कब किया था? 1677। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1677 में प्रोटोजोआ की खोज किया था। बाद में वैज्ञानिक गोल्डफस ने 1817 में प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया। ये प्रोटोजोआ जो टर्म है, जो प्रोटोजोआ शब्द है, ये प्रोटोजोआ शब्द गोल्डफस ने 1817 में दिया। ठीक है, प्रोटोजोआ का जो अध्ययन है, प्रोटोजोआ के अध्ययन को प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ के अध्ययन को प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। और एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी, यानी इनका जनक, प्रोटोजोलॉजी का जो जनक है वो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। बता दो कि प्रोटोजोआ फाइलम है अपने आप में। प्रोटोजोआ फाइलम में 64,000 जातियां ज्ञात हैं और 64,000 जातियों में 32,000 जातियां विलुप्त हो चुकी हैं और 32,000 जातियां अभी भी पाई जाती हैं। 32,000 विलुप्त हो चुकी हैं और 32,000 अभी भी उपस्थित हैं। अब मैं आगे आपको बात करूंगा इसके उदाहरण की। प्रोटोजोआ के उदाहरण, जैसा मैं पहले बताया, प्रोटोजोआ का उदाहरण है अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस, अमीबा की देखो स्वाभाविक मृत्यु नहीं है। अमीबा अमर प्राणी है, इसकी नेचुरल डेथ नहीं होती, इसलिए इसको अमर प्राणी कहते हैं। तो अमीबा प्रोटियस जो स्वतंत्र जीवी प्रोटोजोआ है, जो जलाशयों में पाया जाता है। लेकिन अंट अमीबा जो पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है, जो परजीवी प्रोटोजोआ है, वो परजीवी प्रोटोजोआ जो है वो अंट अमीबा है। और अंट अमीबा की 2-3 जातियां उपस्थित है। वो कौन सी आपको बताता हूं। इसमें से जो पैरासाइटिक प्रोटोजोआ, इसका जो उदाहरण है वो है अंट अमीबा कोलाई। ठीक है, तो अंट अमीबा हिस्टोलाइका, फिर अंट अमीबा जिंजीवेरस,
ये परजीवी प्रोटोजोआ है। अंटमीबा कोलाई मानव की बड़ी आंत के ऊपरी भाग कोलन में पाया जाता है। कहाँ पर? बड़ी आंत के ऊपरी भाग कोलन में अंटमीबा कोलाई पाया जाता है। इस अमीबा के मानव शरीर में रहने या ना रहने से किसी प्रकार की कोई हानि या कोई लाभ नहीं होता। अंट अमीबा हिस्टोलाइट का भी मानव की बड़ी आंत में पाया जाता है, लेकिन इस अमीबा से एक विघटनकारी पदार्थ निकलता है, हिस्टोलाइटिक नाम का पदार्थ जिससे निकलता है। और हिस्टोलाइटिक पदार्थ जो हमारी आंत होती है, आंत की म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, आंत की म्यूकस मेम्ब्रेन को विखंडित कर देता है, तोड़ देता है, जिससे आंत से ब्लीडिंग होने लगती है, खून आने लगता है और आंत में आठन होने लगती है। आठन होने के साथ साथ ब्लड जो होता है वो अनल कनाल के द्वारा बाहर आने लगता है, अर्थात ब्लडी डिसेंट्री हो जाती है। 50% लोग लगभग ब्लडी डिसेंट्री का शिकार अवश्य होते हैं। फिर बात हम करते हैं अंटमीबा जिंजीवलिस। अंटमीबा जिंजीवलिस घोड़े के मुख में, कुत्ता के मुख में, बिल्ली के मुख में, बंदर के मुख में पाया जाता है। जब मानव इन पशुओं के, जंतुओं के समीप रहता है तो उन पशुओं से अंटमीबा जिंजीवलिस मानव के मुख में आ जाता है और मानव के मुख में पहुंचकर पायरिया रोग को बढ़ा देता है। हालांकि पायरिया रोग तो ट्राइकोमोनास टिनैक्स बैक्टीरिया के द्वारा होता है, लेकिन अंटमीबा जिंजीवलिस पायरिया रोग को बढ़ा देता है। जैसे आग में घी डाल दिया, ऐसे हो जाता है। तो अंटमीबा जिंजीवलिस पायरिया रोग को बढ़ा देता है। और पायरिया रोग ऐसा रोग है जो कभी ठीक नहीं होता। बस दांतों की सफाई कराते रहे 2-2, 3-3 महीने में, 6 महीने में तो ठीक रहेगा। सफाई नहीं कराओगे ये हमेशा बना रहेगा, जिससे मसूड़े सड़ने लगेंगे, मसूड़े से ब्लीडिंग आने लगेगी, मसूड़ों से ब्लीडिंग के साथ साथ मुख से बैड स्मेल आने लगेगी, यानी बदबू आने लगेगी मुख से। ये सारे लक्षण होते हैं अंटमीबा जिंजीवलिस। अंटमीबा जिंजीवलिस चुंबन के द्वारा बाय किस, जब एक व्यक्ति दूसरे को किस करता है तो किस करने के द्वारा ये अंटमीबा जिंजीवलिस एक मानव से दूसरे मानव में स्थानांतरित हो जाता है। अब यहाँ पर परजीवी प्रोटोजोआ की मैंने उदाहरण दी। अब मैं आगे आपको प्रोटोजोआ के बाद मैं आपको बताता हूँ अगला चैप्टर, जिसका नाम है इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एंड देयर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। देखते हैं। Important character and classification of animals। ये लेसन नंबर 7 है। जंतुओं के का वर्गीकरण और महत्वपूर्ण लक्षण ये जानना जरूरी है। जंतुओं में से पहला लक्षण क्या है? जंतु मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी इनके शरीर में एक से अधिक सेल होते हैं। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। जंतु मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक होते हैं। मल्टी सेलुलर
यूकार्योटिक होते हैं, शरीर में अनेक कोशिकाएं होती हैं, केंद्रक पूर्ण विकसित अवस्था में होता है। नंबर दूसरा, इनमें सेल वॉल अपसंट होती है। ठीक है, इन जंतुओं में जो सेल होती है उनमें सेल वॉल अपसेंट होती है। नंबर तीसरा, इनमें न्यूरॉन्स मतलब तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जो शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं, न्यूरॉन पाए जाते हैं। नंबर 4, इनमें रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है। श्वसन क्या है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, ऊर्जा बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जल बनेगा, मतलब श्वसन इनमें से पाया जाता है। नंबर 5, जंतुओं के जीवन में कभी ना कभी प्रजनन अवस्था जरूर होती है, मतलब जंतु अपने जीवन काल में कभी ना कभी चलते जरूर हैं। इनमें प्रजनन अवस्था इनकी लाइफ में कभी ना कभी जरूर आती है, चाहे वो शिशु अवस्था में आए, चाहे अडल्ट अवस्था में आए, इनमें प्रजनन अवस्था जरूर होती है। इनमें प्रायः सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, लेकिन कुछ जंतुओं में अलैंगिक जनन भी होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कुछ जंतुओं में होता है और कुछ जंतुओं में लैंगिक जनन भी पाया जाता है। ठीक है, अब मैं आगे आपको जंतुओं का वर्गीकरण करते हुए आपको बताएंगे कि जंतुओं को 3 स्तर में विभाजित किया जाता है और वो 3 स्तर में आपको बताते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब 3 स्तर का शरीर संगठन। जंतुओं में 3 स्तर का शरीर संगठन होता है। देखें, पहला सेलुलर ग्रेड यानी कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन, दूसरा है टिश्यू ग्रेड ऊतक स्तर का शरीर संगठन, तीसरा है ऑर्गन ग्रेड अंग स्तर का शरीर संगठन। तो जंतुओं में 3 प्रकार का शरीर संगठन होता है। सेलुलर ग्रेड कोशिकीय स्तर का, टिश्यू ग्रेड ऊतक स्तर का, ऑर्गन ग्रेड अंग स्तर का जंतुओं में शरीर संगठन पाया जाता है। मैं बात करूंगा सेलुलर ग्रेड। बता दें कि ऐसे जंतु जिनका शरीर केवल कोशिकाओं से ही मिलकर बनता है, मल्टी सेलुलर तो होंगे, लेकिन जिनका शरीर केवल सेल से मिलकर बनता है उसको कहते हैं सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसे कहते हैं कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन। सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? लेबर डिवीजन पाया जाता है। यहाँ पर ध्यान देना, इस संगठन वाले जंतुओं में लेबर डिवीजन पाया जाता है, यानी श्रम विभाजन में पाया जाता है। श्रम विभाजन का मतलब ये हुआ कि शरीर की अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं, यानी बॉडी की सेपरेट सेल सेपरेट वर्क करती है, यानी सेपरेट सेल का सेपरेट फंक्शन होता है, इसको कहते हैं लेबर डिवीजन। लेकिन बता दूं इस संगठन वाले एनिमल्स में जो लेबर डिवीजन है वो स्थायी नहीं होता, कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय बाद लेबर डिवीजन समाप्त हो जाता है। और इसमें से जो आते हैं जंतु वो है फाइलम पोरिफेरा। फाइलम
ओरियोक्लेरा, ओरियोक्लेरा के जितने भी जंतु हैं, जितने भी एनिमल हैं, वो सेलुलर ग्रेड और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। फिर आते हैं बात टिश्यू ग्रेड की। ऐसे जंतु जिनका शरीर टिश्यू से मिलकर बनता है, ओनली टिश्यू, सेल से नहीं, जिनका शरीर टिश्यू से मिलकर बनता है, उनको टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इनमें लेबर डिवीजन होता है, परंतु स्थायी होता है, हमेशा के लिए होता है। इनमें भी लेबर डिवीजन होता है, श्रम विभाजन होता है, और ये श्रम विभाजन स्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता, परमानेंट होता है। और इसमें से उदाहरण है फाइलम सिलेंड्रेटा, फाइलम सिलेंड्रेटा यानी फाइलम नाइडेरिया, फाइलम नाइडेरिया या फाइलम सिलेंड्रेटा उदाहरण है टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी टिश्यू ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फाइलम सिलेंड्रेटा और नाइडेरिया फाइलम में पाया जाता है। तो हम बात करेंगे इसकी ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंग स्तर का शरीर संगठन। जिन प्राणियों के शरीर में अंग, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, यानी जिसमें अंग और अंग तंत्र से मिलकर के जिनका शरीर बनता है, उसे कहते हैं ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंग स्तर का शरीर संगठन। और इसमें उदाहरण आता है फाइलम ओरियोक्लेरा और सिलेंड्रेटा को छोड़कर आगे के जितने भी फाइलम हैं, वो सारे फाइलम, जो आगे 10 फाइलम और आते हैं, तो फाइलम ओरियोक्लेरा और सिलेंड्रेटा को छोड़कर सभी फाइलम के जंतु ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो ये ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया।